अब पहली बार जब ये चार्ल्स शोभराज जो सुर्खियों में आता है वो वहीं से आता है जब 1974-75 थाईलैंड में ये विदेशी पर्यटकों को एक एक कर निशाना बनाता है और उनको ड्रग्स देकर या उनका गला घोट कर या फिर उन्हें जलाकर, क्योंकि पटाया बीच और उसके आसपास में अचानक 75 के आसपास बहुत सारी लड़कियों की और कुछ लड़कों की भी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन दो जो पहली डेड बॉडी मिली थी वो वहाँ एक तालाब में मिली थी, और उस तालाब में जो बॉडी मिली थी जिस लड़की की, उसकी बिकनी पे फूल बना हुआ था, फ्लावर। तो पुलिस उसको पहले तो ये समझती है कि ये डूब के मरी, एक्सीडेंट का केस है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इसका गला घोटा गया था। अभी पुलिस इस केस को सॉल्व ही नहीं कर पाई थी कि अचानक एक दूसरी बॉडी एक दूसरी जगह पे तालाब से मिलती है। तो उसके भी जिस्म पे जो है वो बिकनी, और वो भी बिकनी पे एक फूल का निशान। तो ये जब दो चीज़ें मिलती हैं तो उसके बाद अचानक फिर वहाँ मीडिया में खबरें आती हैं, और इसको केस चूँकि सॉल्व हुआ नहीं तो बिकनी किलर इसका नाम दे दिया गया। तो शोभराज के साथ जो बिकनी किलर का नाम जुड़ा वो थाईलैंड से जुड़ा, और दो लाशें जो मिली थी लड़कियों की, उनकी जिस्म पे जो बिकनी था उसके ऊपर फ्लावर था, और उसी से इसको रिलेट किया गया। कैसनोवा, माफिया, चोर, जालसाज, ठग, लुटेरा, तस्कर, हत्यारा, बिकनी किलर, हत्यारा सांप, ये वो शब्द है जो 70 के दशक में दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधी शोभराज के साथ जुड़े हुए हैं। अपराध के शब्दकोश में शायद ही ऐसा कोई विशेषण हो जो उस शख्स पर लागू ना होता हो जिसका नाम है चार्ल्स गुरमुख शोभराज। शोभराज दुनिया के उन चंद गुनाहगारों में से एक है जिन्होंने गुनाह को धर्म बनाने की कोशिश की और अपराधियों को शिष्य की तरह पाला। सत्तर के दशक में थाईलैंड के खूबसूरत और सैलानियों से भरे शहर पटाया में चार्ल्स शोभराज ने अपने क्राइम कम्यून की स्थापना की। 60 के दशक में अमेरिकी अपराधी चार्ल्स मेंशन की राह पर चलते हुए 1975 में शोभराज ने अकेले दम पर वो करने की कोशिश की जो आज बड़े बड़े माफियाओं के बस में नहीं है। चार्ल्स शोभराज के अपराध की शैली भी अजीब थी। शोभराज अपने शिकार में गुनाह के जरिए भरोसा पैदा करता था और फिर उस भरोसे को एक और गुनाह से लूट लेता था, उसे मार देता था। चार्ल्स ने हर उस शख्स को धोखा दिया जिसने उस पर भरोसा किया। दरअसल चार्ल्स शोभराज के गुनाह का सबसे बड़ा हस्ताक्षर ही यही था कि वो लोगों में अपने प्रति भरोसा बनाता था और फिर उस भरोसे को हिलता देख उनका कत्ल कर देता था। इसके लिए उसका बचपन और फ्रांस की प्योजी जेल जिम्मेदार माने जाते हैं। प्यार की चाहत में परेशान बच्चे के दिमाग में अपराध का ये मनोविज्ञान दुनिया के उस शहर की प्योजी जेल में पनपा जिसे उसकी सांस्कृतिक नफासत के लिए दुनिया भर में पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो चार्ल्स शोभराज की आज की कहानी है। कुछ लोग जो होते हैं वो हालात की वजह से क्रिमिनल बनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्राइम को अपना धर्म मान लेते हैं और उस क्राइम की टीम में जो उनके साथ जो शामिल होते हैं उसको अपना शिष्य और ख़ुद को गुरु। चार्ल्स शोभराज की कहानी यही है कि वो क्राइम को कभी क्राइम मान के चला ही नहीं। वो इसको एक, उसने कहा है कई जगह पे कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग मेरे झांसे में आ जाते हैं और फिर सब कुछ प्यार से हो जाता है। कहानी जो चार्ल्स शोभराज की है उसमें थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊँ, 6 अप्रैल 1944 को चार्ल्स शोभराज जो है वो वियतनाम में पैदा होता है। दरअसल चार्ल्स शोभराज की जो माँ थी वो वियतनाम में एक शॉप ओनर थी, दुकान थी उनकी एक, और वहीं पे एक इंडियन बिजनेसमैन थे जो अपने हिंदुस्तान के सिंधी थे, शोभराज भवानी। तो वो उस वक्त वियतनाम में थे बिज़नेस के सिलसिले में। तो वहाँ पे वो शोभराज की माँ से मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है और फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। शादी नहीं की थी। उसके बाद शोभराज पैदा होता है 1944 में, मतलब हमारी आज़ादी के 3 साल पहले।
तो चूंकि शोभराज के माँ बाप ने शादी नहीं की थी, इसलिए बीच बीच में उनके रिश्ते भी ठीक नहीं होते थे। कुछ दिनों के बाद जो शोभराज के पिता थे, शोभराज भवानी, जो सिंधी हिंदुस्तानी बिजनेसमैन, वो शोभराज की माँ को छोड़ देते हैं और यहाँ चले आते हैं। इसके बाद शोभराज उस वक्त बहुत छोटा, तो शोभराज की जो माँ थी वियतनाम की, वो एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट थे जो उस वक्त वहीं बॉर्डर पे पोस्टेड थे। युद्ध और ये सारी वॉर का वो चल रहा था कुछ कुछ कहीं की, तो वो फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट वहाँ पोस्टेड थे। फिर शोभराज की माँ से मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है। फिर शोभराज की माँ उस फ्रेंच लेफ्टिनेंट से, आर्मी में जो, उससे शादी कर लेती है। उसके बाद शोभराज अपनी माँ के साथ पेरिस पहुँच जाता है, फ्रांस, और इस तरीके से फिर उसको फ्रेंच की नागरिकता भी मिल जाती है और वो फ्रेंच हो जाता है। तो फ्रांस की नागरिकता के बाद फिर उसको एक और भाई, मतलब एक सौतेला भाई पैदा होता है। लेकिन बचपन से ही शोभराज को ये लगता था कि पहले जो उसके ओरिजिनल फादर थे उसने धोखा दिया, दूसरे फादर भी उसका ख्याल नहीं रखते, और जब उनका अपना बेटा हुआ तो उसको लगा कि बहुत दूरी बना ली है और मैं सौतेला हूँ। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी शुरू से, बचपन से ही। तो इसलिए वो हमेशा अपने घर से कटा कटा अलग अलग महसूस करता था, और यही सब चीज़ें उसको धीरे धीरे जुर्म के रास्ते पे चली गई, लेकर गई। पहली जो उसने चोरी की या क्राइम किया था, वो पेरिस के पास ही एक गाड़ी चुराई, और उस गाड़ी को चुराने के इल्ज़ाम में उसको जेल जाना पड़ा। 8 महीने तक वो जेल में रहा। फिर एक जेल में कुछ लोग होते हैं जो एनजीओ टाइप वो काम करते हैं सुधार का, और ये तो उन्हीं में से एक शख्स था जो जेल में अक्सर आता था और ऐसे कैदियों से बात करता था, सुधारने की कोशिश करता था। तो उससे बड़ा चार्ल्स शोभराज इम्प्रेस हुआ। जेल के जब बाहर आया तो वो उनसे मुलाकात की। वो बहुत ही अमीर आदमी, लेकिन उनका भी जो है वो क्राइम और क्रिमिनल के साथ बड़ा गहरा वास्ता था। तो धीरे धीरे उस शख्स के ज़रिए शोभराज जो है वो पेरिस में ऐसे क्रिमिनल गैंग, माफिया, ड्रग्स पैडलर, इनके संपर्क में आया और वो जुर्म के रास्ते पे चल पड़ा। इसके बाद वो फिर एक बार पकड़ा गया, और कहते हैं कि जब वो पहली बार जब जेल गया था और वो 8 महीने रहा था, तब उसको जेल के नाम से बड़ा कपकपी होती थी, बड़ा डरता था वो। लेकिन उसने बहुत कम उम्र में जेल देख लिया। तो ये जुर्म के रास्ते वो छोटे मोटे अपराध करने लगा, ड्रग्स के काम करने लगा, गाड़ियाँ चुराने लगा, और इसी दौरान में उसको एक पारसी लड़की से प्यार हो जाता है शोभराज को। तो प्यार होने के बाद अब वहाँ पे धीरे धीरे चूँकि क्राइम करता जा रहा था तो फ्रेंच पुलिस की भी नज़रों में आ रहा था, तो इसने फ्रांस छोड़ दिया। इसके पास बहुत सारे पैसे थे, और जो जेल में जो एनजीओ चलाते थे, जो शख्स ने इसकी मदद की थी, उससे एक गाड़ी ली, और उस गाड़ी के ज़रिए इसने उसमें सारे पैसे उसमें रखे और बॉर्डर पार करके वो वहाँ से पड़ोसी मुल्क गया, और फिर वहाँ से होते होते वो पहली बार हिंदुस्तान पहुँचता है। इंडिया आता है वो 1969 और मुंबई पहुँचता है। मुंबई आने के बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये दोनों उस वक्त तक शादी कर चुके थे और वो प्रेग्नेंट थी। मुंबई आने के बाद चार्ल्स शोभराज को एक बेटी पैदा होती है, और मुंबई में भी आके वो कार चुराने का काम और इसी में लग जाता है। फिर धीरे धीरे उसके नेक्सस इतने बनते हैं कि वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो अफ़गानिस्तान, इन सीमाओं से लगते हुए जगहों पे वो गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ चुराता, बॉर्डर क्रॉस करवाता, साथ में ड्रग्स का काम करता। फिर कहते हैं कि हथियार के भी उसने बॉर्डर से स्मगलिंग शुरू कर दी, और उसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल और आसान था। वो जो जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों से उसको ज़रूरत थी, मालूम है कि इस बॉर्डर से यहाँ ये क्रॉस कराएगा, यहाँ ये, उन सब से बहुत प्यार से बात करता था और उन सब से पैसे में डील करता था। और इसकी कुदरती एक खासियत थी कि चार्ल्स शोभराज एक तो स्मार्ट बहुत, दूसरा वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, धारा प्रवाह, वो कई लैंग्वेज बोलता था, इंग्लिश, फ्रेंच, इंडिया में आके फिर हिंदी, उर्दू, उसे ज़ुबान सीखने का शौक़ था। तो धीरे धीरे वो मुंबई में इस तरीके के काम करने लगा, गाड़ियाँ और फिर हथियारों की, बॉर्डर से यहाँ से वहाँ पहुँचाना, उसके बीच में कमीशन लेना।
तभी फिर कुछ गाड़ियों के चक्कर में मुंबई पुलिस की नज़रों में आया, एक बार ये पकड़ा भी, लेकिन फिर मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद ये दिल्ली आ जाता है। मुंबई में जब चार्ल्स को लेकर पुलिस ने चहलकदमी शुरू की तो चार्ल्स ने दिल्ली को ठिकाना बनाया। 1973 में चार्ल्स ने दिल्ली के अशोका होटल में डकैती डाली। वो गिरफ्तार हुआ, तिहाड़ जेल पहुंचा। उस वक्त चार्ल्स को भी नहीं पता था कि उसकी आने वाली जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी जेल में कटने वाला है। और यहां से निकलने के लिए चार्ल्स ने अपनी आजमाई साजिश को अपनाया। बीमारी का बहाना बनाया, अस्पताल पहुंचा और फिर वहां अस्पताल कर्मचारियों को नशीली चीजें खिलाकर भाग गया। अब चार्ल्स ने काबुल को अपना ठिकाना बनाया। करीब 1.5 साल उसने वहां हथियारों की तस्करी की। हिप्पियों के बीच उसने ठगी और लूट को अंजाम दिया। चार्ल्स पकड़ा गया। वहां भी उसने बीमारी के बहाने और अस्पताल में नशा दे भागने के फार्मूले को अपनाया और परिवार को काबुल में छोड़कर ईरान के शहर तेहरान पहुंच गया। 2 साल तक चार्ल्स शोभराज पूर्वी यूरोप और मिडिल ईस्ट में भटकता रहा, गुनाह करता रहा। इसी दौरान इस्तांबुल में चार्ल्स का छोटा भाई आंद्रे उससे मिला। दोनों भाइयों ने स्थानीय अपराधी हाकिम के साथ मिलकर जी भर के अपराध किए। बाद में शोभराज ने हाकिम को इस्तांबुल में ही ठिकाने लगा दिया, पर एथेंस में दोनों भाई पकड़े गए। चार्ल्स एक बार फिर चालबाजी कर भाग निकला और उसका भाई पहुंच गया जेल। एथेंस से भागकर चार्ल्स पहुंचा थाईलैंड। यहीं से शुरू हुआ ताबड़तोड़ हत्याओं और ठगी का वो सिलसिला जिसने चार्ल्स को बिकनी किलर का नाम दिया। तो कहते हैं कि 73 से 75 के दौरान चार्ल्स शोभराज ने थाईलैंड में 12 से 24 कत्ल किए, और सारे टूरिस्टों के जो पर्यटक थे। और इस मामले में वहाँ 1-2 बार ये पकड़ा गया, पुलिस ने पूछताछ की लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला और ये उनको गोली देकर निकल गया। उसके बाद फिर वो वहाँ से 75 के आसपास ये नेपाल पहुँचता है। नेपाल में एक कनाडा की महिला पर्यटक और एक अमेरिकन सिटीजन था, उन दोनों का भी कत्ल होता है और कहते हैं कि ये कत्ल चार्ल्स शोभराज ने किया था। फिर वो काठमांडू से ही भाग जाता है। काठमांडू से भागने के बाद वो फिर इंडिया आता है और 1976 के शुरू में वो वापस इंडिया आता है। इंडिया में वो गोवा जाता है, मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है। और इस दौरान वो कई ऐसे जो विदेशी पर्यटक हैं उनको अपना टारगेट करता रहता है, कभी उनको लूट लेता है। और एक चीज़ ये भी कहते हैं कि जिनको ये ड्रग्स देता था बेहोश करने के लिए, तो ये ड्रग्स देने के मामले में शोभराज इकलौती इसकी कमज़ोरी थी। ये एकदम परफेक्ट था अपने क्राइम के मामले में। बस एक मामले में इसको अनाड़ी माना जाता था और वो ये कि ड्रग्स का डोज कितना देना है, इस मामले में अनाड़ी था शोभराज। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हो गई जो इसने उनको दे दिया। तो इसने गोवा में भी कुछ ऐसे केस किए। दिल्ली में फ्रेंच स्टूडेंट का एक दस्ता आया हुआ था उस दौरान। तो चूंकि ये फ्रेंच धारा प्रवाह बोलता है, फ्रेंच सिटीजन, तो ऐसे लोगों की नज़र होती थी, तो उनके साथ भी ये घुल मिल गया और उनमें से 3 स्टूडेंट को भी इसने ये ड्रग्स का ओवरडोज दिया। वो एक तरह से पॉइजन था, लेकिन उनकी जान बच गई और उन्होंने बाद में पुलिस में कंप्लेंट की और इत्तेफाक से जब कंप्लेंट की तब वो दिल्ली में था शोभराज। और 1976 जुलाई में इसी 3 मामलों में उसको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा इसके ऊपर था कि गोवा में भी इसने ड्रग्स की वजह से कुछ एक की मौत हो गई थी टूरिस्ट की, तो मामला भी था। तो 1976 में जब 73 में ये दिल्ली से भागा था, उसका 1976 में 3 साल के बाद ये दोबारा पकड़ा जाता है। लेकिन अब तक ये बैंकॉक में इसके ऊपर इतने सारे कत्ल के इल्ज़ाम थे और बैंकॉक पुलिस को अब इसकी तलाश थी और उनको इसके भागने के बाद बहुत सारे प्रूफ मिले थे, कुछ विटनेस मिल गए थे जिससे साबित होता था कि चार्ल्स शोभराज ने ही कत्ल किया है। तो अब बैंकॉक पुलिस की तलाश थी। बैंकॉक पुलिस को ये पता चला कि शोभराज इंडिया में है और दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो उसने इंडियन गवर्नमेंट के ज़रिए ये सिफारिश की कि ये हमारे यहाँ इतने कत्ल के मामले में वांटेड है, आप हमें सौंपें। लेकिन हमारा कानून ये था कि हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पे भी इसने क्राइम किया है तो पहले हम सज़ा देंगे। इसके बाद मुकदमा चला और हालांकि उसमें यह था कि इसको लंबी सज़ा होगी, लेकिन सिर्फ 12 साल की सज़ा हुई चार्ल्स शोभराज को इस जहर खुरानी पॉइजन देने में। और वो जो मर्डर का मामला था उसमें पूरी तरह से पुख्ता सबूत सामने आ नहीं पाया, तो इसलिए 12 साल की इसको सज़ा हुई 1976 में। तो कायदे से इसको 88 में बाहर आ जाना था चार्ल्स शोभराज को 12 साल के बाद।
और ये पहली बार इतना लंबा जेल में रहा, वरना चार्ल्स शोभराज कभी जेल में नहीं। इससे पहले वो 5 मुल्क के अलग अलग जेल से भाग चुका था। और दिल्ली में ऑलरेडी, हालांकि पहली बार 1973 में ये तिहाड़ से नहीं भागा, लेकिन हॉस्पिटल से भागा, पर भाग चुका था। तो पहली बार अब ये 12 साल की सज़ा हुई और चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल में दिल्ली में रहा। अब यहाँ 2 कहानी एक साथ चल रही थी। जब ये तिहाड़ जेल में रहा तो बिल्कुल चार्ल्स शोभराज एकदम बदला हुआ। एक तो वो अपनी बातों से किसी को भी लुभा लेता था, हैंडसम, बहुत कई जुबान जानने वाला, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई। तो तिहाड़ में जब ये आया तो किसी को एहसास ही नहीं था कि तिहाड़ में 12 साल की सज़ा काटने के लिए शोभराज तैयार कैसे हो गया, ये भागने की फिराक में क्यों नहीं है। शुरू में तिहाड़ जेल को ये था कि ये इसके ऊपर ज़्यादा निगरानी रखो, ये भाग सकता है, लेकिन वो बड़ा नॉर्मल उसने तिहाड़ जेल में अपनी ज़िंदगी गुजारी 10 साल। और इस दौरान वो सबसे घुल मिल गया, जेल के तमाम स्टाफ से, और वो अच्छी अच्छी बातें करने लगा। उसने ये भी कहा ये क्राइम की दुनिया बेकार है, ये सारी चीज़ें कह के असल में वो सारे लोगों का भरोसा जो है वो हासिल करना चाहता था। और उसका काम ही यही था कि वो भरोसा हासिल करता था। जैसे उसके बारे में ये कहते हैं कि वो पहले ट्रस्ट हासिल करता था और उसके बाद उन्हीं को धोखा देता था, और ट्रस्ट हासिल करने के लिए वो बहुत सारे पैतरे आजमाता था। जैसे फ्रांस में ही जब वो था तो कहते हैं कि एक बार 2 लोगों के जो वहाँ पे घूमने आए थे, बाहर के थे, उनके पासपोर्ट इसने चुरा लिए। और पासपोर्ट चुराने के बाद फिर उन दोनों के पास ही गया और उनसे उसने कहा कि आपका क्या हुआ, तो उसने बोला पासपोर्ट चोरी हुआ। तो उसने कहा चलिए ढूंढने में मदद करते हैं, और फिर उनका पासपोर्ट उसने ढूंढवाने में मदद किया, क्योंकि वो पासपोर्ट उसने ही चुराया था। तो जब वो पासपोर्ट दिला दिया तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा आदमी, और बाद में उन्हीं को वो लूट के निकल गया। इसी तरह दिल्ली में उसने एक बार ये किया था कि 2 फ्रेंच स्टूडेंट को ये पॉइजन दे दिया था ड्रग्स के तौर पर, और वो जब बीमार पड़े तो वो उनको लूटा नहीं, बल्कि वो उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे इलाज हुआ, वो ठीक हो गए। अब वो जो दोनों थे वो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा आदमी तो कोई हो नहीं सकता, इसने हमारी मदद की, हॉस्पिटल तक लाया, ठीक किया, और उसके बाद में फिर उनको लूटा, क्योंकि उस वक्त उनके पास उतना कुछ नहीं था। उसे मालूम था कि बाकी चीज़ें कहीं और रखी नहीं है, तो पहले उसने भरोसा जीता और फिर बाद में लूटा। तो ये उसका तरीका था। तिहाड़ जेल में उसने सेम यही तरीका अपनाना शुरू किया। जितने कैदी थे सबके साथ घुलता मिलता गया, जितने जेल के स्टाफ थे उनके साथ घुलता मिलता गया। अब असल में इसकी जो पूरी प्लानिंग थी वो ये थी कि किसी तरह से हिंदुस्तान में 20 साल काटना था उसको। 1976 में पकड़ा गया था, 12 साल की सज़ा हुई, उस हिसाब से इसको 1988 में निकल जाना था। ऐसा होता तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का ये था कि चूंकि थाईलैंड गवर्नमेंट ने हमसे गुजारिश की थी कि इसने वहाँ पे बहुत सारे मर्डर किए हैं तो हमें सौंप दिया जाए, तो हमने ये कहा था कि एक बार इसकी सज़ा ये पूरी हो जाए फिर हम आपको सौंप देंगे, क्योंकि और किसी कंट्री ने मांगा नहीं था इसको। तो हमें इसकी रिहाई के बाद इसे फ़ौरन सौंप देना था। और बैंकॉक पुलिस को सौंपने का मतलब था कि थाईलैंड कानून के हिसाब से इतने सारे मर्डर के लिए इसे सीधे सीधे डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा होनी थी, और वहाँ पे जाते ही इसको मौत की सज़ा मिलनी तय थी, तभी नहीं। इसीलिए उसने जो 12 साल की सज़ा हुई बहुत इत्मीनान से तिहाड़ जेल में उसने अपनी सज़ा काटी। लेकिन जैसे ही रिहाई का दिन नज़दीक आने लगा, इसलिए लोगों को हैरत थी कि 88 में उसको रिहा होना था, बल्कि अच्छे चाल चलन की वजह से उसको एक आध साल पहले भी रिहा कर दिया था, 86-87 में ही। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने जब 10 साल हो गए उसको तिहाड़ जेल में, तब उसने बोला कि अब मेरे जेल से निकलने का वक्त आ गया, और जेल से भागने की उसने प्लानिंग की। प्लानिंग बहुत पहले से था, दिमाग में साजिश चल रही थी। अब जब असली टाइम आया तो 1986 में एक दिन इसने पहले तो धीरे धीरे जो जितनी नशीली दवाएं, बेहोशी की दवा, नींद की गोलियां, ये तिहाड़ जेल में मंगा लिया। अच्छा, कहते हैं कि तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोभराज बहुत ही शाही तरीके से ज़िंदगी जीता था, सब पैसे की वजह से। उसके पास पैसे थे बहुत इधर, तो वो दावत करना, पैसे देना, जो मन में आए वो तिहाड़ में खाना, इवन उसके पास सारी सुविधाएं, मतलब एक जेल में जो नहीं होनी चाहिए वो थी, पैसे के बदौलत। और उसका चाल चलन एकदम ठीक था, नॉर्मल, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, टाइम टेबल का ख्याल रखना। तो जेल ऑफिशियल भी उसके ऊपर पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा करने लगे, और वो यही चाहता था। 1986 में अचानक इसने सारी नींद की गोली, बेहोशी की दवा, ये सब मंगा ली। उसके बाद
एक हफ्ता पहले से ये ऐलान करता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं इस वक्त बर्थडे मनाएंगे हम लोग जेल में अपने सारे कैदी भाइयों के साथ और जेल स्टाफ के साथ। क्योंकि 10 साल हो गए थे जेल में, उसका चाल चलन देखकर हर एक उसको लगता था इससे किसी को कोई नुकसान है नहीं, तो सबने विश किया, उसको बधाई दी। उसके बाद 1986 का वो दिन आता है, ये केक मंगाता है, मिठाई मंगाता है, बाकायदा जेल के जो ऑफिशियल हैं, जो जो लोग थे वहाँ पे, वही इसको ला कर देते हैं। तब इतना कुछ मीडिया, कैमरा, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, तो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद उसने केक और मिठाई में, उसमें कहते हैं लड्डू भी था, जलेबी भी, अंगूर भी थे जो फल में, उन सब में वो बेहोशी की दवा मिलाता है। बेहोशी की दवा मिलाने के बाद ये रात को केक काटने का वो होता है। उसके बाद 4 कैदियों से उसकी और दोस्ती हो चुकी थी उस दौरान में तिहाड़ जेल के अंदर, पर उनसे वो कोई शेयर नहीं करता तब तक। जिस रात इसको जेल से तिहाड़ से भागना था, उस रात पहली बार वो जब सारी केक में, मिठाई में, सब में वो बेहोशी की दवा मिला चुका, तब उन 4 को सिर्फ बताता है कि तुम इनमें से कुछ मत खाना, और वो 4 नहीं खाते और खुद शोभराज नहीं खाता। उसके बाद ये अपने हाथ से एक एक कैदी को, जो भी इसके बैरक के आसपास थे, एक एक स्टाफ को जेल के, जो जो उसके बैरक से लेके मेन गेट तक थे, अपने हाथ से खिलाता है, ये तय करने के लिए कि हर एक खा चुका हो। सबको खिलाने के बाद थोड़ी देर में दवा अपना असर करती है और सब बेहोश। इसके बाद बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में शोभराज और उसके 4 लोग बैरक से बाहर आते हैं, टहलते हुए, एक एक को देखते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। मेन सदर दरवाजे पे आते हैं तिहाड़ जेल के, वहाँ पे भी बेहोश पड़ा हुआ है गार्ड, चाबी लेते हैं उससे, तिहाड़ जेल का गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद बाहर आते हैं, बाहर आकर बाकायदा कहते हैं कि फ़ोटो खींचता कैमरा था तिहाड़ जेल के बाहर, एकदम सन्नाटा अंधेरा, और यहाँ से लेके वहाँ तक हर तरफ लोग बेहोश, बाकायदा फ़ोटो खिंचाता है। उसके बाद ये अलग और इसके 4 वो जो साथी जेल के थे वो अलग, और ये तिहाड़ से निकल जाते हैं। कुछ देर बीतता है, धीरे धीरे लोगों को होश आता है तिहाड़ जेल में, तब पता चलता है कि शोभराज तो फुर 1997 से 2003 तक, अब करीब 6 साल तक ये फ्रांस में रहता हो। तब तक चार्ल्स शोभराज का नाम इतना मशहूर हो चुका था कि पूरे फ्रांस में जब ये पहुंचता है तो इसके एक हीरो की तरह वहाँ लोग स्वागत करते थे। जब जाता था तो लोग फ़ोटो खिंचाते थे, और वहीं पे एक बहुत बड़े हॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने इससे बात की, इसकी जीवनी को लेकर और फिल्म बनाने को लेकर, और करोड़ों रुपए मिले शोभराज को अपने फिल्म का राइट देने के लिए, कहानी के लिए। इवन ये कहते हैं कि जब वो पहुंचा था इंटरव्यू के लिए, वो $5,000 फीस वसूलता था, और फिल्म के लिए तो इसने करीब 90 करोड़ रुपए, जो पूरी रिपोर्ट है मीडिया की, करीब 90 करोड़ रुपए में इसने अपने राइट दिए थे। तो 6 साल तक वहाँ पे ये बहुत ऐश में रहा, अच्छे से रहा, फ्रांस में एकदम आज़ाद था, और कहीं कोई मामला था नहीं। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है कि अचानक 2003 में अपनी पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी फ्रांस में, पेरिस में छोड़कर, फिर वहीं पे जाकर उसकी अपनी लड़कियों से दोस्ती, चूँकि लड़कियां बहुत जल्दी इससे प्रभावित हो जाती थीं। पर 2003 में ये आज तक समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। ये अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को छोड़ के वो काठमांडू पहुंच जाता है, और काठमांडू में होटल में रहता है और कैसीनो में जुआ खेलता है। जुआ खेलने का बहुत बड़ा शौक़ था चार्ल्स शोभराज को, और उसके बाद यूं ही खुलेआम घूमता रहता है। ऐसे ही एक दिन घूम रहा था तो वहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट जो चार्ल्स शोभराज को जानता है अच्छी तरीके से, उसने शोभराज को देखा और वहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दी कि चार्ल्स शोभराज नेपाल में घूम रहा है। तो जब छानबीन की गई तो पता चला कि हाँ, फिर याक एंड यति होटल के कसिनो से चार्ल्स शोभराज को 19 सितंबर 2003 को पकड़ा गया। 19 सितंबर 2003 को। असल में नेपाल में ये था कि जो 1975 में जब ये थाईलैंड से भागा था तो नेपाल आया था, और 2 लोगों का कत्ल हुआ था, एक अमेरिकन सिटीज़न और एक कनाडा की। तो उसको लेके कुछ सबूत थे उनके पास,
तो उन दोनों मर्डर के लिए चार्ल्स शोभराज की उनको तलाश थी। तो जब ये 2003 में देखा गया तो इसको पकड़ा गया। इसके बाद फिर अदालत में मुकदमा चला। लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र कैद की सज़ा 2010 में, वो बाद में आई, उसने बहाल रखा। हालांकि इसने कहा कि मैंने 1975 में जब ये मर्डर हुआ था तब मैं वहाँ था ही नहीं, नेपाल नहीं आया। शोभराज का हमेशा ही कहना था। उसकी वजह ये थी कि शोभराज जितने लोगों को मारता था उनमें से ज़्यादातर लोगों के पासपोर्ट भी चुरा लेता था और उस पासपोर्ट में फ़ोटो अपना लगा देता था, नाम बदल देता था। तो कहते हैं कि उसके पास 10 अलग अलग कंट्री के पासपोर्ट थे। और इस दौरान वो अफ़गानिस्तान, ग्रीस और किस किस मैं जगह का आपको नाम बताऊं जहाँ जहाँ जो उसने क्राइम किया था, कराची, रोम, तेहरान, काबुल, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, कोपेनहेगन, इस्तांबुल, ये सारी जगहों पे ये अलग अलग वक्त में गया। यूरोप की कंट्री अलग हैं और वहाँ वहाँ इसने क्राइम किए। तो जब ये फिर नेपाल में जब इसको उम्र कैद की सज़ा हो गई तो इस सज़ा से पहले इसने वहाँ एक वकील की, शकुंतला थापा, नेपाल में, और शकुंतला थापा इनकी वकील थी। शकुंतला थापा की एक 20 साल की बेटी 12वीं में पढ़ने वाली निहिता विश्वास, तो मैटर के लिए अक्सर वो अपनी माँ के साथ जेल आया करती थी और जेल में मुलाकात होती थी जो शकुंतला थापा वकील चार्ल्स शोभराज की और बेटी निहिता विश्वास सिर्फ 20 साल की। अचानक एक दिन बहुत बड़ी खबर आती है, वो ये कि 8 अक्टूबर 2008 को कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं मीडिया में। चार्ल्स शोभराज और निहिता विश्वास जो सिर्फ 20 साल की, और चार्ल्स शोभराज की उम्र तब 65-62 हो गई थी, इस वक्त वो 73 साल का है। उसके मांग में सिंदूर भर रहा है और वो दोनों की जेल में ही शादी हो गई। और इस शादी की गवाह ये वकील और निहिता विश्वास की माँ, मतलब चार्ल्स शोभराज की सास। अब जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मीडिया में खबर है कि भैया जेल में कैसे शादी हो सकती है, लेकिन शोभराज ने जेल में साजिश भी, मतलब शादी भी कर डाली। जैसे वो जन्म बर्थडे मनाया था, उसके बाद भाग गया, यहाँ शादी हो गई। So knowing him every day is like a better thing I do. I spend more time, and yeah, at last finally, he did not even like ask me to marry. It was just decided. It was just like talking glances. So we were quite ready, and yeah, we got engaged. नेपाल में भी हालत यह है कि उसने हर एक पुलिस वाले को वहाँ जेल के जितने भी हैं उन सबको अपना मुरीद बना रखा है। अब खबर ये आई है कि उसके दिल में कुछ प्रॉब्लम है, एक वॉल्व उसका ख़राब था, वॉल्व का शायद ठीक भी किया गया है और ओपन हार्ट सर्जरी की बात चल रही थी। तो काठमांडू या नेपाल में एक हार्ट का अच्छा डॉक्टर या हॉस्पिटल उतना नहीं है, तो इसने एक एप्लीकेशन दी अभी हाल ही में चार्ल्स शोभराज ने कि मेरा हार्ट की जो सर्जरी है वो मेरे अपने देश पेरिस में कराया जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेहतर सुविधा है और वहाँ मेरे अच्छे होने के मतलब अगर यहाँ पे 1% है तो वहाँ 5% चांस है। तो ये अपील दे रखा है, लेकिन अभी तक उसका कुछ फैसला शायद कुछ आया नहीं है। बट उसका कहना है कि मुझे ऑपरेशन के लिए यहाँ से मुझे वहाँ भेजा जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरा उसने अभी हाल में एक और अपील डाली है। नेपाल में एक कानून के तहत ये भी है कि जिनकी उम्र 72 साल हो जाती है उसको जेल से रिहाई मिल जाती है। तो उसने इस रूल का भी हवाला दिया है, क्योंकि अब वो 73 का हो गया कि मैं अब 72 प्लस हूँ, तो मुझे इस कानून का भी फ़ायदा मिलना चाहिए और मुझे यहाँ से आज़ादी